नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पार्ट 3 और पेपर 7 में कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर, KBS साइंस कॉलेज उचैठ, बेनीपट्टी, मधुबनी से। टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब होता है प्रतिचयन, यानी कि सैम्पलिंग एवं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रतिचयन से हम लोग यह समझते हैं या हम देखते हैं कि व्यवहार पर शोध चाहे प्रयोगात्मक हो या अप्रयोगात्मक, उसमें एक संख्या से चुने गए कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के आधार पर शोधकर्ता एक अनुमान या निष्कर्ष पर पहुंचता है। जनसंख्या या जिसे समष्टि भी कहा जाता है से तात्पर्य है वस्तुओं या व्यक्तियों से होता है। मतलब कि जनसंख्या या जिसे हम समष्टि भी कहा जाता है से तात्पर्य है से वस्तुओं या व्यक्तियों से कहा जाता है, जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा इसकी पहचान करके रखता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों का समूह, सभी अभियंताओं का समूह, सभी डॉक्टरों का समूह आदि जीव संख्या के कुछ उदाहरण हैं। उसी ढंग से पुस्तकालय में सभी किताबों की संख्या एक जीव संख्या का उदाहरण होगा। जनसंख्या को हम दो तरह से देखेंगे। पहला है परिमित जीव संख्या। वैसी जीव संख्या को कहा जाता है जिसके सदस्यों की गिनती की जा सकती है। दूसरा है अपरिमित। अपरिमित में जीव संख्या वैसे जीव संख्या को कहा जाता है जिसके सदस्यों की गिनती नहीं की जा सकती है। सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों का समूह एक परिमित जीव संख्या का उदाहरण है और नदी में जो बहुत सारी मछलियां रहती है उस जनसंख्या एक अपरिमित जीव संख्या का उदाहरण है। शोधकर्ता अपनी शोध के लिए जीव संख्या में निश्चित संख्या में उस सदस्यों या वस्तुओं का चयन कर लेता है। इस चयन संख्या को ही व्यवहार पर एक शोध में प्रतिदर्श कहा जाता है तथा प्रतिदर्श चयन करने की अवधि को प्रतिदर्शन भी कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि यदि कोई शोधकर्ता किसी विश्वविद्यालय में 10,000 छात्रों में से 1,000 छात्रों या 100 छात्रों को अपने शोध में सम्मिलित करने के उद्देश्य से चयन कर लेता है, तो वह 1,000 या 100 छात्रों का चुना हुआ जो समूह प्रतिदर्श कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श। तथा 1,000 छात्रों की संख्या जीव संख्या कहा जाएगा। 1,000 नहीं, मतलब 10,000, हाँ 1,000 या 100 मतलब जो संख्या होगा वो जीव संख्या कहा जाएगा। इस प्रक्रिया को सैंपलिंग या प्रतिदर्श कहा जाता है। कार्लिंगर ने अपने प्रतिदर्श को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी जनसंख्या या समष्टि से उस जनसंख्या या समष्टि के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्शन कहलाता है। इस परिभाषा से प्रतिदर्श को निम्नलिखित विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है, जो इस प्रकार से है। पहला है जनसंख्या का प्रतिनिधि। जनसंख्या का प्रतिनिधि में देखा गया है कि प्रतिदर्श में प्रतिनिधि का गुण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिदर्श अर्थात चुने गए व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या ऐसी हो जो पूरे जीव संख्या का अच्छा प्रतिनिधित्व करता हो, यानी वह उन सभी प्रमुख गुणों को दिखलाता है जो जीव संख्या में होता है। प्रतिदर्श प्रतिनिधि हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसका चयन पूर्व ग्रह से स्वतंत्र हो। प्रतिदर्श की प्रतिनिधि होने के लिए यह भी आवश्यक है कि जीव संख्या अच्छी तरह से परिभाषित हो।
एक उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए कि कोई शोधकर्ता एक अध्ययन करना चाहता है। मान के चलिए कि एक उदाहरण के तौर पे कि कोई शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि बिहार के शिक्षकों के कार्य की संतुष्टि पर उनके वेतन वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए शोधकर्ता सबसे पहले शिक्षकों के जीव संख्या को परिभाषित करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि युवा शिक्षकों की जनसंख्या को मात्र विश्वविद्यालय या कॉलेज शिक्षकों के रूप में परिभाषित करता है। ओके, अब वह बिहार के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के शिक्षकों को संपूर्ण संख्या ज्ञात करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि पूरे विश्वविद्यालय और संपूर्ण जो कॉलेजों की संख्या में लगभग 10,000 शिक्षक आते हैं। अब इस 10,000 शिक्षकों की जीव संख्या में यादृच्छिक ढंग से यदि अपने अध्ययन के लिए 1500 शिक्षकों का अध्ययन कर लेता है तो यह एक प्रतिदर्श का उदाहरण होगा। चूंकि चयन यादृच्छिक ढंग से किया गया है, अतः यह आवश्यक है कि प्रतिनिधि प्रतिदर्श होगा। प्रतिदर्श के अध्ययन से प्राप्त मान को सांख्यिकी कहा जाता है। दूसरा है जनसंख्या की सजातीयता। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जो किसी समजातीय जनसंख्या या समष्टि से लिया गया हो। जो समजातीय जनसंख्या उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक संरचनात्मक इकाई में इसी गुण या विशेषता का समान वितरण होता है। अतः जनसंख्या में जिस हद तक समजातीय होगी उस पर आधारित प्रतिदर्श उसी हद तक वैज्ञानिक या अच्छा होता है। तीसरा पॉइंट है संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित। एक अच्छा प्रतिदर्श संभाव्यता सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक अच्छे प्रतिदर्श का परिचयन संभाव्यता के सिद्धांत के आलोक में किया जाता है। संभावित सिद्धांत गणित की एक शाखा है जो प्रकृति की समरूपता प्रतिवर्तन के नियम घटनाओं के घटित होने के अवसर की समानता है। पर्याप्त निरीक्षणों के पूरक अशुद्धियों के रद्द करने से संबंधित अवधारणाओं पर आधारित है। चौथा पॉइंट है समय, श्रम और मुद्रा का मित व्यय। क्या है? समय, श्रम तथा मुद्रा का मित व्यय। इस पे हम लोग देखते हैं कि एक अच्छे प्रतिदर्श के लिए समय, श्रम तथा मुद्रा के दृष्टिकोण से कम खर्चीला होना भी आवश्यक होता है। यह तभी संभव है जबकि प्रतिदर्श का छोटा रखा जाए, लेकिन बहुत छोटा प्रतिदर्श होने पर जनसंख्या की सभी विशेषताओं की प्रतिदर्श में समाहित करना संभव नहीं होगा। अतः प्रतिदर्श को कम खर्चीला बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह इतना भी बड़ा हो कि जनसंख्या की सभी विशेषताओं को अपने अंदर समाहित कर सके। मतलब कि जनसंख्या का उतना कम से कम बड़ा होना चाहिए कि उसकी सारी विशेषताएं उसमें समाहित हो जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है प्रतिदर्श का पर्याप्त आकार। इसमें हम देखेंगे कि उत्तम प्रतिदर्श के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका आकार पर्याप्त हो। मतलब इसमें कि अगर बेहतर प्रतिदर्श अगर हमको चाहिए तो उसका आकार पर्याप्त होना बहुत ही आवश्यक है। प्रतिदर्श में इकाइयों की संख्या प्राप्त होगी तो वह अपनी जनसंख्या की सभी विशेषताओं या गुणों को समाहित करने में सफल होता है। इसीलिए छोटे प्रतिदर्श की अपेक्षा बड़ा प्रतिदर्श अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व अधिक करता है। मतलब छोटे से बड़ा जो जनसंख्या का जो होता है वो अधिक प्रतिदर्श करता है। अतः वैज्ञानिक प्रतिदर्श का आकार अपेक्षाकृत देखा गया है कि बड़ा होता है, लेकिन अधिक बड़ा प्रतिदर्श यह होने पर
परिमापन या मापन में असुविधा भी होती है। इसीलिए एक अच्छे प्रतिदर्श के लिए पर्याप्त आकार का निर्धारण जनसंख्या के स्वरूप तथा शोधकर्ता के उद्देश्य पर भी निर्भर करता है। छठा पॉइंट है पक्षपातों से मुक्त। पक्षपातों से भी मुक्त होना आवश्यक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्मरण रखा चाहिए कि जो प्रतिदर्श वस्तुतः यादृच्छिककरण के सिद्धांत पर आधारित होता है वह पक्षपात से मुक्त होता है। सातवां है पॉइंट यादृच्छिकीकरण। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श में यादृच्छिकीकरण का गुण पाया जाता है। यादृच्छिकीकरण का अर्थ यह है कि जनसंख्या के प्रत्येक इकाई की प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना रहती है। क्या होती है? इसमें प्रत्येक इकाई की जो है प्रत्येक समानता इसमें होती है, संभावना होती रहती है। इसीलिए यादृच्छिक प्रतिदर्श वास्तव में अपनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है। आठवां पॉइंट है अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल। यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श के लिए आवश्यक शर्त यह है कि वह प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल हो। एक वैध प्रतिदर्श के लिए आवश्यक है कि वह अध्ययन के अनुकूल हो। इस प्रकार के प्रतिदर्श में घटक वैधता के साथ साथ भविष्यवाणी वैधता भी उपलब्ध होती है। नौवां पॉइंट है उच्च विश्वसनीयता। क्या है? उच्च विश्वसनीयता। उच्च विश्वसनीयता में एक अच्छे प्रतिदर्श में उच्च विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। भिन्न भिन्न समय में किसी प्रतिदर्श के व्यवहार करने पर प्राप्त परिणामों में जिस मात्रा में स्थिरता तथा संगति उपलब्ध होती है उसी मात्रा में प्रतिदर्श विश्वसनीय होता है। 10वां पॉइंट है जो लास्ट है प्रतिचयन अशुद्धियां में मुक्त। इसमें भी हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रतिदर्श वस्तुतः प्रतिचयन की अशुद्धियों में मुक्त होता है। क्या होता है? प्रतिचयन की अशुद्धियों में से मुक्त होता है। मनोविज्ञान में प्रायः सभी कार्य प्रतिदर्श पर आधारित होते हैं, संपूर्ण जनसंख्या पर नहीं। इसीलिए जनसंख्या पर आधारित मूल्य तथा प्रतिदर्श पर आधारित मूल्य में अंतर हो सकता है। क्या हो सकता है? मूल्य में अंतर हो सकता है, जिसको हम प्रतिचयन अशुद्धि कहेंगे। इस अशुद्धि को दूर करने या कम करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदर्श का आकार बड़ा हो। क्या हो? बड़ा हो और वह अपनी जनसंख्या का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व कर सके। अब हम लोग जितना भी डिफिनीशन दिए हैं इसमें निष्कर्ष पे एक तरह से स्पष्ट रूप से पहुंचते हैं कि एक वैज्ञानिक प्रतिदर्श या अच्छे प्रतिदर्श में उपयुक्त विशेषताओं या गुणों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इस टॉपिक को हम यही समाप्त करेंगे। इसमें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि प्रतिचयन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कि क्या क्या चीज़ इसमें होना अनिवार्य है। और वैज्ञानिक पद्धति जो होता है, मनोवैज्ञानिक पद्धति जिसमें प्रतिचयन किया तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। और इसमें किसी प्रकार का अगर डाउट हो या किसी प्रकार का अगर इसमें आपको त्रुटि या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो, नए नए शिक्षा से जुड़ा हुआ, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ आपको अगर मटेरियल की आवश्यकता है तो वीडियो में अपलोड करूंगा और डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगा। और इसे जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।